हेलो स्टूडेंट्स, दक्षिणी क्लास में आपका स्वागत है। हम अभी तक एटॉमिक मॉडल्स की बात कर रहे थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नए मॉडल के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज़ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल काफ़ी हद तक आपके बाकी के तीनों मॉडल्स से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसमें चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन की गई थी। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आधार पर बताया गया था इस मॉडल को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या पॉस्टुलेट थे। पहला जो पॉस्टुलेट था इसका, हम बात कर रहे हैं बोर्स मॉडल की। ओके, सो पहला क्या था, इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस होगा, जो रदरफोर्ड ने बताया था, न्यूक्लियस की बात करी थी, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है। कैसे, जैसे आपके सौर मंडल में जो आपके प्लैनेट्स हैं, सन का जो चक्कर काट रहे हैं, उसी तरीके से सेम मॉडल इन्होंने बोला कि उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो चीजें आपको पता करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो दो प्रकार के फोर्स यहाँ पे काम करते हैं। क्या क्या है, एक है, पहला फोर्स काम करता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन है और क्या है, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में प्रोटॉन है, तो दोनों के बीच क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। आप फिजिक्स में जानते हो कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, मतलब इलेक्ट्रॉन से उस ऑर्बिट से न्यूक्लियस की दूरी रेडियस, यानी इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी रेडियस। तो ये फोर्स काम कर रहा था। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था। क्या कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। क्या था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv² बाय आर। ओके, तो ये जो बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स के फॉर्मूला हैं ये आपको पता चल जाएंगे आगे। चलिए, तो ये जो बेसिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच काम कर रहा था, और इसी की बात उन्होंने की। इनके आधार पे जब ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक दूसरे को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है कि चीजें बाहर की तरफ जाती हैं। तो जब जहां पे क्या है बैलेंस हो गया, वहीं पे चक्कर काटना शुरू कर दिया, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट है दैट इज अ स्टेशनरी ऑर्बिट। उस पार्टिकुलर ऑर्बिट का, लेट अस टॉक अबाउट दिस इज योर न्यूक्लियस। What happens is, यहाँ पे एक ऑर्बिट है, देन यहाँ पे एक ऑर्बिट है, देन यहाँ पे एक ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट है। एक स्टेशनरी डिस्क्रीट अमाउंट इसका है, इस ऑर्बिट का, इस पार्टिकुलर ऑर्बिट का क्या है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट है और हर ऑर्बिट का एक डिस्क्रीट एनर्जी अमाउंट, पार्टिकुलर ऑर्बिट का क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्क्रीट है। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास अपनी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी एनर्जी होगी जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगे। ओके, अब ये क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। अब यहाँ पे एक और बात समझ में आना चाहिए कि ये जो ऑर्बिट है और ये जो ऑर्बिट है, इसके बीच में कोई दूसरा ऑर्बिट नहीं होगा। इसके बीच में कोई दूसरा ऑर्बिट नहीं होगा। ठीक है, इसकी बातें भी बोर्स ने करी। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि सिंस आप सबकी एनर्जी की बात आपने कर दी, करेक्ट, सबकी एनर्जी की बात कैसे कर दी, जब आप एनर्जी लेवल की बात की तो के बोला इसे, लेट अस टेक इन लेवल नंबर 1, लेट अस टेक ऑर्बिट नंबर 1। ऑर्बिट नंबर 1 को उन्होंने क्या बोला, 1 को उन्होंने बोला K, 2 को उन्होंने बोला L, 3 को उन्होंने बोला M एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी लेवल है। उन्होंने एनर्जी लेवल का कांसेप्ट लाया, उन्होंने एनर्जी लेवल का कांसेप्ट लाया।
ओके, इसके बाद क्या था, एनर्जी लेवल के कॉन्सेप्ट लाने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी हर दिस इज एसोसिएटेड विद एवरी ऑर्बिट्स। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर सकता है, इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये या तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए या ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। ओके, तो इस दो केस में क्या है, इसको एनर्जी लूज करनी पड़ सकती है या एनर्जी गेन करनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन ये इलेक्ट्रॉन कहां पे। करेक्ट, सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये कोई एनर्जी E1 है, यहाँ एनर्जी E2 है, एनर्जी E3 है, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे बैठा हुआ है, लेटेस्ट एनर्जी E1 सबसे ज्यादा, ये कम और ये सबसे कम। अगर इस बंदे को, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचना है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। करेक्ट, तभी तो इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ये इस एनर्जी के बराबर होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ पाएगा। दूसरा केस कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी कम वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इस एनर्जी लेवल में गया, तो इसको कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, अपने पास से हटाना पड़ेगा, उसको एमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, किस प्रकार का प्रोसेस, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन की बातें भी करेंगे। तो क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाता है तो क्या होता है, एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ता है, जब हायर से लोअर में जाता है तो उसको एनर्जी को एमिट करना पड़ता है, जब लोअर से हायर में आता है तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। सिंपल सी बात है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अपना स्टेटस मेंटेन करना है। अगर ये इसको ज्यादा एनर्जी वाले के पास जाना है, ज्यादा एनर्जी वाले लेवल में जाना है, तो इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी लेनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इतना बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे आ सके, इसके बराबर आना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ के घूम सकता है। सिंपल सी बात है। जब आपको बाइक चलाने आता है, अब आपको बोला जाए ट्रक चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो ड्राइविंग नॉलेज को आपको आपको जो भारी वाहन है उसको चलाने के बराबर करना पड़ेगा, तब जाके आप बस ये ट्रक चलाने लायक हो सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। सेम ये बेचारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो इसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी लिया और यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन कूद के वहां पे आ गया। तो ये क्या हो गया, इस एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, डेल्टा ई बोलेंगे, इस एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, डेल्टा ई बोलेंगे। और हमने शुरू में ही पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर एनर्जी किससे ले सकता है, ये एनर्जी किसको दे सकता है, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, या तो एनर्जी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। और व्हाट वी नो, डेल्टा ई इज इक्वल टू hc by lambda। यू नो प्लैंक्स थ्योरी के आधार पे क्या था, एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डेल्टा इज इक्वल टू hc by lambda। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में गया तो एनर्जी लूज करेगा, और जो एनर्जी लूज होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जैसा होगा, और जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। पहले तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप निकाल दीजिए और उसको hc by lambda से उसको इक्वेट कर दीजिए एंड फाइंड आउट लैम्डा एंड गेट द आंसर। ओके, ठीक है, ये जो हमने बात करी, ये हमने बोर्स मॉडल की बात की थी। इसके बाद क्या था, आप बोलोगे कि सर किस आधार पे हम बोलेंगे कि यही ऑर्बिट होगा, यही ऑर्बिट होगा, इसके बीच में ऑर्बिट क्यों नहीं होगा, इसकी बातें भी बोर्ड ने बताई। उन्होंने बताई कि द परमिसिबल ऑर्बिट वही हो सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, परमिसिबल ऑर्बिट वही हो सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताइए, एंगुलर मोमेंटम को लिखने का तरीका और क्या है बताइए, mvr। करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम को लिखने का तरीका mvr है। तो सिंपल, ये सारी चीजें फिजिक्स ही है, कुछ नई चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में आप फिर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, किसका, h/2 का।
तो ऐसे ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो, या आप ऐसे बोल दो mvr इज इक्वल टू nh/2π, करेक्ट, वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फॉर दिस n क्या होगा, ये आपके पास ऑर्बिट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तभी आपको ऑर्बिट्स दिखेंगे। यानी कि क्या पता चला कि हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या है ऑर्बिट्स मिलेंगे, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी। अगर आप किसी पार्टिकुलर एटम की बात कर रहे हो या किसी पार्टिकुलर स्पेसिस की एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो क्या होगा, उसके जो सेल हैं उसके जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट लाया था, उसका जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जिसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसके बाद आप क्या करते हो, यूजिंग दिस फार्मूला एंड यूजिंग दिस फार्मूला यू डिराइव डिफरेंट एक्सप्रेशन। आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन डिराइव करते हो, वो मैं अभी, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको वो बताता हूँ कि हमारे जो 3 डिफरेंट फार्मूला निकल के आया था वो क्या क्या था। आप चिंता मत कीजिए, आपको जो है इस लेक्चर के साथ ही साथ मैं नोट्स भी देता चला जाऊंगा। हर लेक्चर के अपने नोट्स होंगे, तो आप वहां से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुद से समझने का प्रयास करो, हाँ, तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले बातों पर चलता हूँ। ओके, तो अभी जो हम देखेंगे कि इस 3-4 फॉर्मूला के आधार पर बोर्स ने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उस क्या है, रिवॉल्व हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी होगी, करेक्ट, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कल में रिवॉल्व हो रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी होगी, वो सेंटर से थोड़ा सा दूर पे होगा, और इन्होंने एनर्जी लेवल की बात की, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो उसकी बातें कैसे करेंगे, तो बोर ने बताया कि रेडियस, जिसको आप बोर्स रेडियस भी बोलते हो, बोर्स रेडियस क्या था, बोर्स रेडियस वाज गिवन बाय r इज 0.529, क्या था बताइए, 0.529, और याद रखिए मैंने आपको यूनिट्स बताए थे, एंगस्ट्रॉम, पाइकोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे। तो r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बोर्स रेडियस क्या है, ये है r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस अगर आपको निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, तो क्या होगा, व्हाट इज n स्क्वायर, n स्क्वायर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन सा शेल है, कौन सा एनर्जी लेवल है। आपको पता था ना कि देन l देन m देन n एंड देन सो ऑन, n की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट रेडियस हाइड्रोजन का निकालना हो, अगर निकालना हो कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है, किसका, हाइड्रोजन एटम का निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट निकाल, फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो क्या क्या पता है, इजेड मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 1, किसका, हाइड्रोजन का, किसका निकालना है, n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना चाह रहे हैं, n की वैल्यू 1, इजेड की वैल्यू 1, सो रेडियस इज इक्वल टू 0. वैल्यू पुट कीजिए 0.529 इनटू n स्क्वायर 1 स्क्वायर बाय 1, दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो ये क्या है, आपका मान लीजिए ये कोई हाइड्रोजन है, जो पहला ऑर्बिट होगा उसका रेडियस कितना निकला है, r1 कितना निकला है, 0.529 एंगस्ट्रॉम निकला, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड का निकाल सकते हो, या अगर आपको सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन का पूछना है, कैसे निकालेंगे, आर की यहाँ पे इजेड की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, हीलियम की बात कर रहे हैं इसलिए 2 हो गई है, एंड व्हाट इज नंबर
किस ऑर्बिट की बात करना पसंद कर रहे हैं? सेकंड ऑर्बिट की। सो n इज इक्वल टू 2 बोलना चाह रहे हैं। व्हाट इज r? r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 0.0529 क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाई z, n इज 4, 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 4 by 2 is 2, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, so this is 8 and this is 5 and this is 0, this is 1, so क्या हो जाएगा? 1.058 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि अगर आपको निकालना हो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन में, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, क्या निकला? 1.058 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है? ये मान लीजिए कोई हीलियम है, हीलियम का मतलब 2 पॉजिटिव अंदर होगा, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तो दिस इज पहला ऑर्बिट, दिस इज दूसरा ऑर्बिट एंड दिस इज द रेडियस। ये इसकी बात कर रहा है। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि दिस फार्मूला विल गिव यू द रेडियस। ओके, ये फार्मूला क्या है? आपको रेडियस देता है। रेडियस के बाद क्या पता था? वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस है मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दौड़ रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ओके, वे n क्या है? n बताता है कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा एनर्जी लेवल है। तो व्हाट इज वेलोसिटी इज गिवन एट 2.19 into 10 to the power 6 के 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अगेन आपको इसे याद रख लेना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो किसी भी ऑर्बिट में तो निकालिए। मान लीजिए निकालना हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, कौन से? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, लेट अस टेक थर्ड ऑर्बिट। अगर हम थर्ड ऑर्बिट में हीलियम पॉजिटिव आयन का में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना पसंद करते हैं तो क्या होगा? v इज इक्वल टू 2.19 into 10 to the power 6 into क्या होगा? z की वैल्यू क्या है? हीलियम, यानी कि z की वैल्यू 2 डिवाइड बाय क्या है? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड ऑर्बिट यानी n की वैल्यू 3। सो क्या आंसर आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। आप somehow मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या है? दिस इज 0.7, correct, this is 0.7, so it is around 1.5 into 10 to the power 6 meter per second. So this is approximate value क्या है? 1.5 into 10 to the power 6 meter per second. ओके, सो इस तरीके से आप आराम से कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, कहीं की भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। ओके, इसके आगे हम भी और प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसे जल्दी से आप नोट कीजिए। उसके बाद वेलोसिटी हमने निकाला, हमने रेडियस निकाल लिया। अब एक और चीज बची हुई है, दैट इज द एनर्जी लेवल का एनर्जी। यानी कि अब हर ऑर्बिट की कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी की। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर एन की, किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल की बात करते हैं। सो ई एन क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी गिवन। ठीक है, ये क्या है? सर ये सारे फार्मूला कहाँ से ला रहे हो? मैंने आपको बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला। जो फिजिक्स का था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला था, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला था, देन mvr इज इक्वल टू n/2π की बात हमने की थी, हैं? तो उन सब का यूज करके हम इस सारे फार्मूला को डिराइव करते हैं। सिंस डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट करें? ठीक है, तो इस बात को हम यहीं पे छोड़ते हैं। देखते हैं कि ये फार्मूला करता क्या है। This is the total energy.
दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज ये क्या है, टोटल एनर्जी है। और आपको क्या पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेगेटिव ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। इस बात को सिंपल सा बात है, ये तो क्या दिस जग जाहिर है भैया, इस बात को, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या बोलोगे, E1 की बात करना पसंद है, 13.6 इंटू इजेड की वैल्यू हाइड्रोजन है, मतलब इजेड की वैल्यू क्या होगी 1 है, 1 स्क्वायर, बाई क्या हो जाएगा एन की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, सो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोले सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी में कैसे बात करें, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो जूल में एनर्जी को बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, आसानी से बना सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो दिस इज हाइड्रोजन में फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यानी कि ये कोई हाइड्रोजन एटम है, ये जो पहला आपका ऑर्बिट है, इससे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को उठा के खींच के लेके चले जाइए, कोई दूर कहीं फेंक दीजिए इंफिनिटी पे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। इस एक इलेक्ट्रॉन को उठाइए और लेके दूर कहीं फेंक दीजिए, यानी कि फ्रॉम दिस लेवल टू इंफिनिटी आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। क्या एनर्जी, यानी कि अगर आपको बोले कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, इसका ये मतलब है कि वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, उसके फर्स्ट बोर ऑर्बिट से निकाला गया है। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहे तो आप इसको जूल में भी चेंज कर सकते। ओके, सिमिलरली मान लीजिए आपसे पूछे, प्रॉब्लम पूछ लिया कि फाइंड एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। ओके, क्या बताएंगे, लिथियम प्लस 2। आप एक बार समझ रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हीलियम प्लस की बात करते हैं, लिथियम प्लस 2 की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारा चीज डिराइव किया गया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बातें की थी। ये भी बात हम आगे देखेंगे, इसमें दिक्कत कोई टेंशन मत लीजिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है कि कोई एटम है, इसके ऑर्बिट में कोई एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। जैसे हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, पर हम बात किसी करते हैं, हीलियम की नहीं करते, हीलियम पॉजिटिव भी करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अगेन दिस इज योर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिमिलरली लिथियम प्लस 2 की बात करते हैं, लिथियम में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 को भगा दिया, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंस ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसके लिए ये सारी चीजें सही होगी, यानी ये आप एनर्जी बता सकते हो। क्या बोला, फाइंड एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट। सो फोर्थ बोर ऑर्बिट निकली भाई, E4 की बात करना चाह रहा है, फॉर्मूला लिखते हैं माइनस 13.6 इनटू क्या होगा इजेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 13.6 इनटू इजेड की वैल्यू कितनी है, लिथियम यानी कि 3 इनटू 3 दैट इज 9 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है 4 इनटू 4 कितना हो गया 16। सो दिस इज द वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन। सो माइनस 13.6 इंटू 9/16, तो इसको सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, आंसर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इन ऐसे प्रॉब्लम को करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी नया बात नहीं है। आपको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स में अभी आपको दिखाऊंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबको जल्दी से आप नोट कीजिए सारी चीजों को।
ओके, एक प्रॉब्लम लिखिए। इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in third Bohr orbit is minus e. If the energy of electron in third Bohr orbit is minus e. If the energy of electron in third Bohr orbit is minus e, calculate or find its energy in first and second Bohr orbit. फर्स्ट एंड सेकंड बोर ऑर्बिट। क्या है गिवन प्रॉब्लम, क्या है एनर्जी गिवन है थर्ड बोर ऑर्बिट की एनर्जी गिवन है माइनस ई। ठीक है, सो व्हाट इज द एनर्जी का फॉर्मूला, इज क्या होता है -13.6 इनटू Z² बाय n स्क्वायर। करेक्ट। अगर E1 की बात करो सो क्या होगा -13.6 इनटू Z1² बाय n1 स्क्वायर। करेक्ट। अगर E2 की बात करो तो क्या होगा -13.6 इंटू Z2² बाई n2²। ठीक है, सिंस यहाँ एक ही एटम की बात कर रहा है, एक ही स्पेसिस की बात कर रहा है, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब Z की वैल्यू सेम है तो E1 बाई E2 क्या है, ये कैंसिल हो गया, Z कैंसिल हो गया। सो E1 बाई E2 क्या आ जाएगा, देखिए ये n2 पर चला गया, सो n2² बाई n1²। यानी E2 हमें फाइंड आउट करना है। E2 क्या हो जाएगा, E1 इंटू n1² डिवाइड बाई n2²। ओके, ये तो हमें पता करना है। ठीक है, E1 क्या गिवन है, व्हाट इज E1 इज माइनस ई, सो दिस इज माइनस ई। व्हाट इज दिस इज इक्वल टू, ये क्या है थर्ड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, सो n1 क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, सो 3² डिवाइड बाई n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा 1, सो क्या हो जाएगा बताइए 9 -9e। करेक्ट, -9e। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, सिंपल सी बात है। E1 क्या है, E1 की वैल्यू क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं E1 इज इक्वल टू E माइनस E, N1 इज इक्वल टू क्या है 3, N2 इज इक्वल टू क्या है 1 और E2 क्या है आपको निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ना क्या है, सिंपल सी बात है। E1 क्या है -E आ गया इनटू n1² क्या है, n1² वेयर इज n1², 3 दैट इज 9 डिवाइड बाय 1, सो क्या हो जाएगा -E आ जाएगा। ठीक है, पहले प्रॉब्लम के लिए। अगर दूसरा प्रॉब्लम क्या था, दूसरा मतलब पूछ रहा था कि सेकंड बोर ऑर्बिट में क्या होगा। सो फिर सी बात है, E1 क्या है आपका -E है गिवन, N1 क्या है 3 गिवन, E2 क्या है आपको पता करना है, N2 क्या है 2 ये भी गिवन है। फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या है E1 बाई E2 क्या होता है, E1 बाई E2 होता है आपका, देख लीजिए E1, लेट अस राइट E1, E2 की बात करें, E2 पता करना है ना हमको, E2 पता करना है। E2 क्या है E1 इंटू n1² डिवाइड बाई n2²। सो देख लीजिए क्या है, E1 की वैल्यू पुट करेंगे -E, देन किसकी वैल्यू n1 की वैल्यू, सो 9 डिवाइड बाय क्या होगा n2 की वैल्यू 4, सो क्या हो जाएगा -E 9E बाई 4। करेक्ट, सो -9E बाई 4। सो ये आपका E2 की एनर्जी आई है, यानी लेवल ऑफ एनर्जी 1 में, और ये लेवल ऑफ, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ, क्या दिस इज आपका E1। सो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में -E होगी एनर्जी, सॉरी फर्स्ट बोर ऑर्बिट में आपकी एनर्जी कितनी आ रही है -9E आ रही है, और आपका सेकंड बोर ऑर्बिट में -9E बाई 4 आ रहा है। ठीक है, -9E बाई 4 आ रहा है। इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए अगला प्रॉब्लम लिखिए।
Energy of hydrogen is 19.6 into 10 to the power 19.6 into 10 to the power 19.6 into 10 to the power minus 18 joule per atom. ठीक है, फाइंड आउट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 एटम. लिथियम प्लस 2 एटम 19.6 जूल इज गिवन. क्या है? फर्स्ट आपका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है. मैंने अभी अभी बताया है कि जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो वो क्या होता है, फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होती है, करेक्ट. सो वो n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी है. क्या है गिवन? एनर्जी गिवन है प्रॉब्लम में 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, करेक्ट. माइनस 18 जूल पर एटम. एक ही एटम की बात है तो लिखिए मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो क्या है ये पूछ रहा है एनर्जी ऑफ, अगेन n इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड आउट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 है. तो n इज इक्वल टू 1 की ही बात करना चाहता है, लिथियम प्लस 2 की बात करना चाहता है. तो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा क्या? माइनस 13.6 EZ स्क्वायर बाई n स्क्वायर, करेक्ट. EZ स्क्वायर बाई n स्क्वायर. पर यहाँ पे क्या है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात नहीं कर रहा है, ये जूल की बात कर रहा है. सो क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू माइनस 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 EZ स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल पर एटम. ठीक है, इसी का यूज हम करने जा रहे हैं. कैसे करेंगे बताइए? E 1 by E2 दैट इज इक्वल टू माइनस 19 ऊपर माइनस 19 नीचे, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्या? कैसे देखते हैं? E1 by E2 क्या है? व्हाट इज E1? E1 इज दिस वन. E1 इज दिस वन. ओके, देन वह क्या हो जाएगा? EZ1 स्क्वायर बाय EZ2 स्क्वायर इनटू N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर. N1 and N2 are both are same, क्योंकि दोनों में आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, दोनों में फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी दोनों में n की वैल्यू क्या है? 1 है. तो दोनों में n की वैल्यू क्या है? 1 है. N1 इज इक्वल टू N2 हो गया है. तो व्हाट इज E2? E2 क्या हो जाएगा? E1 इनटू Z2 स्क्वायर बाय Z1 स्क्वायर. क्या है E1 की वैल्यू? E1 की वैल्यू पता चलनी चाहिए यहाँ से. दिस इज इक्वल टू 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इनटू Z2 स्क्वायर क्या है? Z2 की वैल्यू लिथियम प्लस 2 की बात कर रहे हैं. दिस इज Z2. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. दिस इज Z1, दिस इज Z2. तो क्या है? Z2 मतलब कि 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर. सो क्या होगा? 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 9 जूल पर एटम. आप देख रहे हो क्या कि ये जो वैल्यू है हाइड्रोजन से ज्यादा है, 9 टाइम्स ज्यादा है. हाइड्रोजन से 9 टाइम्स ज्यादा है. अब इसको ऐसे एक्सप्लेन भी सोच सकते हो ना कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, लिथियम प्लस 2 में 3 प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए. तो ऑब्वियसली है कि एनर्जी ज्यादा लगेगी हमें उस इलेक्ट्रॉन को खींच कर बाहर निकालने के लिए. क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं. हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को एक ही प्रोटॉन मिलकर खींच रहा है. तो यहाँ पे खींचने वाला एक ही था, हमने कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे खींचने वाले, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, 9 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा. ओके, तो इस बात को हम अच्छे से समझ गए क्या कि हम आराम से इस चीज को बना सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रॉब्लम लिखते हैं. अगला प्रॉब्लम लिखिए. अगला प्रॉब्लम है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v. वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v. फाइंड द वेलोसिटी इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 है. ठीक है, क्या है? वेलोसिटी गिवन v1 is v given for z1 is equal to हाइड्रोजन है यानी कि 1 and फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि n1 is equal to 1.
दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। V2 क्या है हमें पता करना है, Z2 क्या है लिथियम +2 की बात कर रहा है यानी कि 3 है, N2 क्या है थर्ड ऑर्बिट की बात की है यानी कि 3। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है 2.19 इंटू 10⁻⁶। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है Z/n, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो। सो क्या होगा V1/V2 अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, V1/V2 निकालिए, कैसे निकालेंगे 2.19 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z1/n1। V1 का मतलब है 1 लगा दीजिए, सिमिलरली 2.19 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या हो जाएगा Z2/n2। सिंपल, ये वैल्यू सेम है, कट्टम कुट्टी हो गया। तो क्या पता चला हमें कि V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चला गया V1, ठीक है V1 चला गया, सो V1 इंटू Z2 बाई Z1 इंटू क्या हो जाएगा बताइए N1/N2, करेक्ट, ये हो जाएगा। सो सिंपल है ना, ये V2 यहाँ पे आया, ये Z1 नीचे चला गया, ये Z2 ऊपर चला गया, ये Z1 N1 नीचे था, ये N1 ऊपर आ गया, N2 नीचे चला गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, V1 क्या है, V1 V था, फिर Z2 क्या है, Z2 3 है, उसके बाद N1 क्या है, N1 1 है, देन Z1 क्या है, Z1 1 है, एंड N2 क्या है, N2 3 है। सो क्या आ गया, 3 से 3 कट्टम कुट्टी V आ गया। सो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी V ही रह जाएगी, यानी कि थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी जैसा होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस बात को भी आप एक ऐसे इंफॉर्मेशन याद कर सकते हो कि हाइड्रोजन के ऑर्बिट 1 में जो वेलोसिटी दिखती है वो सेम होती है लिथियम के थर्ड ऑर्बिट में। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या यहाँ से इन्फेरेंस निकाल लीजिए कि हाइड्रोजन के इसका 1 है ना एटॉमिक मास, सो इसके N1 में जो वेलोसिटी है वो समान होती है किसके, हीलियम के, इसका 2 है, करेक्ट, इसका हीलियम प्लस का जो एटॉमिक नंबर 2 है इसके 2 सेकेंड ऑर्बिट में, n इज इक्वल टू 2 में भी v वेलोसिटी होगी। सिमिलरली लिथियम है +2 है, उसके थर्ड में एटॉमिक नंबर 3, उसके थर्ड ऑर्बिट में भी वेलोसिटी v होगी। अगर आप लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करते हैं, b+3 की बात करते हैं, इसके n इज इक्वल टू 4 में इसका एटॉमिक नंबर इज क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर इसका कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, करेक्ट। इसका जब एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी v होगी। तो यहाँ से आप चाहो तो अपने तरीके से इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देंगे। और वेलोसिटी खासकर जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, वेलोसिटीज के पूछे जाते हैं, एनर्जी के पूछे जाते हैं, और इसके जो हमने रेडियस निकाला है उसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के जो चैप्टर में, आज के जो लेक्चर में हमने इतनी ही चीज़ें देखनी है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की और उसके वेवलेंथ्स की और उसके कुछ प्रॉब्लम्स की। ठीक है, चलिए तो इसके बातों को यही रखते हैं और आगे मिलते हैं अपने नए लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।